हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और यूके ट्रिपल एससी के हर दूसरे एग्जाम में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी से प्रश्न पूछा जाता है। इनसे प्रश्न बनता है जैसे कि पेशावर कांड कब घटित हुआ था, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है, इसके अलावा चंद्र सिंह गढ़वाली किस बटालियन में थे, और भी बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी से बनते हैं। आज का जो ये टॉपिक रहेगा, जिसका टाइटल मैंने लिखा है, जब चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने गांधी जी से कहा था मैं इस टोपी की कीमत चुकाऊंगा, तो क्या वाकई में चंद्र सिंह गढ़वाली जी इस टोपी की कीमत चुकाते हैं? और गांधी जी ने किस मुलाकात में गढ़वाली जी को कहा कि यदि मुझे एक और गढ़वाली मिलता तो भारत कब का आजाद हो जाता? आज का जो ये टॉपिक है ना, ये कोई स्टैटिक टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक में बहुत से महत्वपूर्ण घटनाक्रम को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण इनका जीवन वृत्तांत है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं इनके जीवन से जुड़ी हुई है, आने वाली परीक्षाओं में वहां से भी प्रश्न बन सकता है। इस पूरे टॉपिक के मैं दो भाग दूंगा। आज पार्ट 1 है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम इसको खत्म करेंगे। और दो वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सी गहराई की बातें पता चलेंगी। स्पेशल फैक्ट क्लासेस के तर्ज पे ही है, उसी प्लेलिस्ट में इन वीडियोस को मैं डाल रहा हूं। जैसे अभी हाल में ही मैंने आपको एक वीडियो दी थी, उत्तराखंड में किस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, यानी कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म का राइज हुआ, बुद्धिज्म का, और किस प्रकार से बुद्धिज्म का डिक्लाइन हुआ था। ऐसे आज का वीडियो भी रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य आपको जानने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और अपना बहुमूल्य कमेंट देना ना भूलें। तो क्या इस स्टेटमेंट के पीछे का रहस्य है? क्यों गढ़वाली जी ने ये बोला था मैं इस टोपी की कीमत चुकाऊंगा? इससे पूर्व क्या क्या घटनाएं हुई थी? तो चंद्र सिंह भंडारी जी के जन्म से लेकर आज का जो टॉपिक जहां पे समाप्त होगा, समस्त घटनाक्रम को कवर करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं भैया। चंद्र सिंह भंडारी जी, जो अपनी जेल यात्रा में भी बोलते थे कि बेड़ियां तो मर्दों का जेवर होती है, यानी कि जो बेड़ियां इनको बांधी गई थी ना, उसमें लोहे की मजबूत बेड़ियां, जंजीरों से जकड़ा गया था इनको। उन जंजीरों को भी ये क्या बोलते थे कि ये हमारे आभूषण है, ऑर्नामेंट है ये मर्दों के, यानी कि जो हार्ड मैन होते हैं या हार्ड कोर मैन होते हैं, मान लीजिए, उनका ऑर्नामेंट होता है क्या, बेड़ियां, जंजीरें। ठीक है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट इन्होंने दिए। लाइफ इनका बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाला रहा था। बहुत ऐसा नहीं कि पेशावर कांड के बाद बहुत अच्छी स्थिति इनकी हुई। पेशावर कांड के बाद तो इनको काला पानी की सजा होती है, उसके बाद बैरिस्टर मुकुंदी लाल आदि के प्रयासों से बाहर आएंगे। लेकिन पेशावर कांड से पहले का भी जो इनका जीवन का जो पूरी यात्रा है, उसमें भी बहुत से तथ्य जुड़े हुए हैं जो आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीर पुरुष से, चंद्र सिंह भंडारी। तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था चंद्र सिंह भंडारी जी। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था चंद्र सिंह भंडारी जी। इनका जन्म हुआ था जहां पर आज दूधातोली रेंज है, दूधातोली रेंज जहां से 5 नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, कोदिया बगड़ में ही इनकी समाधि भी है जहां पर मेला लगता है। तो पौड़ी गढ़वाल जिले की थलीसैंण तहसील में, कौन सी तहसील में, थलीसैंण, थलीसैंण जो तहसील है पौड़ी गढ़वाल की, वहां पर आपका देखिए रोमी सेरा मासो, रोमी सेरा मासो पट्टी कहते हैं। ठीक है, माफ कीजिए, रोमी सेरा मासो एक गांव है जिसको मेसन गांव भी कहा जाता है। मेसन जो कि आपका चौथान पट्टी में स्थित है, चौथान पट्टी। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि चंद्र सिंह गढ़वाली या चंद्र सिंह भंडारी जी के जो पूर्वज थे ये आपका चौहान थे। बाद में देखिए भंडारी लोगों के थोकदार बन गए, वहां पे थोकदार भंडारी लोग थे, उनके काम वाम किए, तो आने वाली जनरेशन ने उसी सरनेम को अपना लिया था, भंडारी जो आपका कास्ट होती है। ठीक है, उससे पूर्व बोला जाता है, बहुत से इतिहासकारों ने लिखा है कि ये आपका चौहान वंश से थे। ठीक है, तो चौथान पट्टी के मेसन गांव में इनका जन्म हुआ था। वैसे चांदपुरगढ़ हम बोलेंगे, चांदपुरगढ़, चांदपुरगढ़ उस समय के हिसाब से हम देखेंगे तो चांदपुरगढ़। ठीक है, चांदपुरगढ़ वाला जो एरिया था, इसमें इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन वर्तमान अगर परिदृश्य में हम देखें तो थलीसैंण के मेसन गांव चौथान पट्टी में इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। जन्म कब हुआ था भैया इनका? तो इनका जन्म हुआ था, चंद्र सिंह भंडारी जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1891 को, 25 दिसंबर 1891 को इनका जन्म हुआ। पिता का नाम था, पिताजी का नाम था जाथली सिंह। ठीक है, जाथली या जाथल सिंह भी आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सी जगह पर। जाथली सिंह के पुत्र थे। और देखिए जो इनका बाल्यकाल रहा बहुत साधारण रहा। पिता ने ज्यादा स्कूल वगैरह भेजा नहीं इनको,
गांव में ही कुछ लोग थे जिनसे इन्होंने बोला जाता कि दो कक्षा दो उसमें जो था बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन मानी जाती थी। तो लगभग कक्षा 2 तक का जितना भी नॉलेज वगैरह था इन्होंने गांव के किसी लोकल आदमी से प्राप्त किया। और जैसे इनकी युवावस्था हुई 12-13 साल में शादी हो जाती थी उसमें। तो 12-13 साल में इनकी पहला विवाह होता है, ठीक है। लेकिन जो पहला विवाह था ज्यादा समय तक इनका टिक नहीं पाया, ठीक है। और ऐसा करते करते इनके 4 शादियां होती हैं, 4 शादियां। और चौथी शादी जो इनकी होती है भागीरथी देवी जी से। और भागीरथी देवी जी स्वयं ही एक बड़ा नाम है उत्तराखंड के स्वाधीनता आंदोलन में। अगर आपने नहीं पढ़ा है इनको तो आपको जानना चाहिए। भागीरथी देवी जी जो थी आपकी, ये भी आपका उत्तराखंड के साथ साथ उत्तराखंड में जो हमारा स्वाधीनता आंदोलन चला था, उत्तराखंड की क्षेत्रीय समस्याओं के साथ साथ स्वाधीनता आंदोलन में भी जुड़ी रही। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, उनके पुत्र जो होंगे द्वारिका प्रसाद बहुगुणा जी, बाद में वो रहने के लिए घर भी देंगे भागीरथी देवी जी को, ठीक है। तो जो पहले की वाइफ्स थी इनकी, जैसे जो पहली वाइफ थी इनका तो जल्दी निधन हो गया था। चंद्रशेखर भंडारी जी की 4 शादियां हुई, पहली वाइफ का जल्दी निधन हो गया। दूसरी वाइफ और तीसरी वाइफ जब ये जेल में थे बोला जाता है, या संतान न होने के कारण इनको छोड़कर चले गई वो, ठीक है। चौथी जो वाइफ थी भागीरथी देवी, हालांकि ये ससुराल में ही रही और इनका इंतजार करती रही जब तक ये काला पानी की सजा काटकर नहीं आ जाते। और उसके बाद भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाला जीवन भागीरथी देवी जी ने जिया था। और चंद्र सिंह भंडारी जी की मृत्यु से पहले भागीरथी देवी जी ही पंचतत्व में विलीन हुई थी। बहुत से इतिहासकारों ने जो मार्मिक वर्णन किया है। देखिए गांधी जी से जब वर्धा में मुलाकात होती है ना चंद्र सिंह भंडारी जी की, तो गांधी जी रोने लगते हैं इनकी हालत को देखकर। और वहीं पर वो स्टेटमेंट आते हैं जिसके बारे में आज हम बात कर रहे थे, लास्ट टॉपिक के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसी घटना देखिए, एक सैनिक जिसके अंदर जज्बा था, बचपन से ही बहुत अच्छा जज्बा था, बहुत ज्यादा प्रफुल्लित जो रहता था, हट्टा कट्टा था दिखने में भी, और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के साथ आर्मी में भर्ती हुआ क्योंकि शौक था। भारतीय सेना में भर्ती की भी इंटरेस्टिंग कहानी है, आगे हम देखेंगे। तो भारतीय सेना में कैसे भर्ती होते हैं ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप सभी लोग जानते हैं, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध चला था आपका, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये आपका चला था 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक, यानी कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। गांधी जी की एंट्री हो चुकी है भारत में, ध्यान से सोचिए, इतिहास में जाइए। 1915 9 जनवरी को गांधी जी आ चुके हैं देश में। गांधी जी ने देश में आते ही क्या बोला युवाओं को, जाइए ब्रिटिश सेना में भर्ती होइए। इसीलिए गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस लिया था अंग्रेजों से कि अंग्रेजों ने बोला भाई हम आपको जो आपकी कंडीशन हम मानेंगे। ऐसा करते करते बार बार गांधी जी के साथ धोखा करते रहे अंग्रेज। गांधी जी ने 1915 से लेकर 1942 तक पूरा जोर लगाया देश को प्रॉमिसेस पर स्वतंत्र कराने का, या आपका जो स्वाधीनता का सपना था। बट जब 1942 तक अंग्रेज ऐसे बेवकूफ बनाते रहे गांधी जी को, तब गांधी जी ने भी एक नारा दिया, डू और डाई का, क्विट इंडिया मूवमेंट चलेगा, जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है। तो 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हो चुका है, प्रथम विश्व युद्ध चला है। और इसी दौरान क्या होता है, चंद्र सिंह भंडारी जी के गांव में एक सेना का हवलदार आता है और हवलदार बोलता है भैया गांव के जितने भी हट्टे कट्टे लोग हो, जो भी भर्ती होना चाहते हैं आ जाओ मेरे साथ, ठीक है। तो इसके बाद हवलदार के साथ ये चले जाते हैं कहां पर, कालों का डांडा यानी कि लैंसडाउन की मैं बात कर रहा हूँ। तो लैंसडाउन में जाकर ये भर्ती हो जाते हैं। हट्टे कट्टे थे मैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वो डेट थी, कई जगहों पर अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग दिया होगा। यहाँ पर मैं रेफरेंस जो किताब है ये शिवराज सिंह रावत जी की किताब है, पेशावर कांड का महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी। तो 11 सितंबर 1914 ऐसा बोलते हैं, इस दिन ये भर्ती हो गए थे। किसमें, गढ़वाल रेजिमेंट की 2/39, ठीक है, 2/39 गढ़वाल रेजिमेंट में। अब यहीं पर काफी बच्चों का माथा ठनकेगा, परीक्षा में तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया कि चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किस बटालियन से था, और वहां पर आयोग ने इसका उत्तर माना है 2/18। तो जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, जो आज का वीडियो होगा इसमें बहुत से अनछुए पहलुओं को आप जानेंगे। स्पेशल फैक्ट क्लासेस का मतलब ही है ना कि जो चीजें आपको नहीं मिल पा रही उसको आप समझें। कई बच्चों ने ये पढ़ा होगा, कहीं पर 2/39 है, कहीं पर 2/18 है। पूरी कहानी को आप जानेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएगा। तो जब ये 11 सितंबर 1914 को भर्ती हुए, ये 2/39 गढ़वाल रेजिमेंट की 6ठी कंपनी की 12वें सेक्शन में भर्ती हुए,
ठीक है। अब हुआ क्या, देखिए इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो जाता है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1921 में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गढ़वाल जो रेजिमेंट थी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, तो 1921 में गढ़वाल रेजिमेंट को रॉयल्स का खिताब दिया जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है, रॉयल का खिताब गढ़वाल रेजिमेंट को कब मिला था। तो गढ़वाल रेजिमेंट को रॉयल का खिताब 1921 में मिला, और 1921 में ही क्या हुआ था, भारतीय सेनाओं का पुनर्गठन हुआ था। भारतीय सेना का पुनर्गठन, ठीक है। तो भारतीय सेनाओं का जब पुनर्गठन हुआ, तो इसी पुनर्गठन के दौरान जो हमारी गढ़वाल राइफल्स थी, वो आपका गढ़वाल राइफल्स या गढ़वाल रेजिमेंट थी, वो 18वीं भारतीय इन्फेंट्री ग्रुप बन गई। यानी कि जब भारतीय सेना का पुनर्गठन हुआ ना, तो गढ़वाल रेजिमेंट जो कि 2/39, उसमें तक तो 2 बटालियन थी, 1/39 और 2/39। तो उस समय जब भारतीय सेना का पुनर्गठन हुआ, तो गढ़वाल रेजिमेंट जो थी वो बनी क्या, 18वीं भारतीय इन्फेंट्री ग्रुप, 18वीं भारतीय इन्फेंट्री ग्रुप, ठीक है। इन्फेंट्री का मतलब तो जानते हैं ना, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। पैदल सेना जो मेन थल सेना होती है उसको कहा जाता है इन्फेंट्री। तो जब हमारा गढ़वाल राइफल्स 18वीं भारतीय इन्फेंट्री ग्रुप बनी, तो फिर हमारी चंद्रसिंह गढ़वाली जी की जो रेजिमेंट हो गई वो 2/39 से बदल के हो गई 2/18। ये पूरा लॉजिक है इसके पीछे, इसको आप ध्यान से समझिए। आप देखिए 2/18 आयोग क्यों मानता है, आयोग इसलिए मानता है क्योंकि चंद्रसिंह गढ़वाली जी को हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं जानते। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे केवल 2 सैनिक थे जिनकी शहादत को आज भी इतिहास ने जीवित रखा है। एक तो हमारे विक्टोरिया क्रॉस दरबान सेनेगी, और दूसरा मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस गबर सेनेगी, ठीक है, क्योंकि इनको सर्वोच्च सम्मान नहीं मिला उसमें, सैनिक सम्मान, इसलिए आज इतिहास में जीवित है। हजारों या सैकड़ों सैनिकों ने उत्तराखंड की शहादत दी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हम चंद्रसिंह गढ़वाली जी को भी याद नहीं करते, इनको याद करते हम पेशावर की जो घटना हुई थी, ठीक है। तो पेशावर घटना की वजह से इनको याद किया जाता है, 1930 की जो घटना थी, और उस समय ये 2/18 गढ़वाल राइफल्स का हिस्सा थे। अब आपको समझ में आ गया ना। एग्जाम में क्वेश्चन देखिए, दोनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे, जैसे भी ऑप्शन बने वैसे आपने जाना है। अगर 2/18 ऑप्शन में और 2/39 भी है, तो फिर आप 2/18 के साथ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं मुझे लगता है। जिस प्रकार से अगर प्रारंभिक दिनों से क्वेश्चन पूछेगा उनके भर्ती होने के समय से, तो 2/39, पेशावर कांड के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा था 2/18। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये पूरी चीजें घटित हुई थी उसमें। अब देखिए जब ये भर्ती हुए, मैंने क्या बताया आपको, ये भर्ती कब हुए थे, 11 सितंबर 1914 को भर्ती हुए, 11 सितंबर 1914 को भर्ती हुए, 2/39 में भर्ती हुए। उसके बाद 6 जुलाई 1915 की जो डेट थी, 6 जुलाई 1915 को इनका पहला कंसाइनमेंट आ गया भाई, कहां से, बंबई से निकल गए, कहां को, बॉम्बे था उसमें, बॉम्बे से निकल गए फ्रांस। यानी कि आ गया भैया, डेट आ गई, और इनको जाना पड़ा उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस। और फ्रांस, जर्मन सेना अटैक कर रही है, बहुत से सैनिक साथ के इनके शहीद हो गए वहां पे, ठीक है, लेकिन ये सकुशल बच के आ गए। तो फरवरी 1916 में ये वापस आ गए, सकुशल बचने का होगा, 1916 फरवरी में ये वापस आए। उसके बाद देखिए फिर 1917 में इनको फिर भेजा गया, और इस बार इनको भेजा गया था मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया के अभियान में भी इनको भेजा गया, और ये मेसोपोटामिया अभियान यानी कि वर्तमान का जो इराक और सीरिया का हिस्सा है ना, उसको मेसोपोटामिया कहा जाता था। जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, तो उसी के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से लेकर देखिए अब 1917 में जब मेसोपोटामिया की वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये वापस लौटे, मेसोपोटामिया वाला जो अभियान था, इसके बाद जब ये वापस लौटे तो प्रमोट कर दिया गया इनको, और प्रमोट करके ये बन गए हवलदार, ठीक है। हवलदार में आपको पता है सिपाही के बाद आपका लैंस नायक, लैंस नायक के बाद नायक, और नायक के बाद हवलदार, यानी कि सीधे इनको हवलदार, 3 फीतियां मिल गई इनको, हवलदार का प्रमोशन हो गया, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने देखिए फिर एक गंदी नीति की। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, कब हुई खत्म, 1918 में, 11 नवंबर को, तो जितने भी गढ़वाली सैनिक थे ना, उन गढ़वाली सैनिकों की पदोन्नति को रद्द कर दिया। पदोन्नति मतलब प्रमोशन, जो मैंने अभी बोला कि ये आपका सिपाही से हवलदार बन गए थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होते ही अंग्रेजों ने एक चाल चली, और जितने भी सैनिकों का प्रमोशन किया था उसको कैंसिल कर दिया। बोला भैया जो जिस पद में था उसी में वापस आ जाएगा, जिसको करना है तो करो, जिसको नहीं करना है तो घर जाओ। तो बहुत से सैनिकों को उस समय छुट्टी कर दी गई। जिनकी 15 साल सर्विस पूरी थी उनको पेंशन मिली, जिसकी 15 साल सर्विस नहीं थी उनको सूखा ही 4 महीने की तनख्वाह देकर घर भेज दिया गया, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को ऑप्शन दिया गया, जो भी हवलदार हैं,
अगर वो सेना में रहना चाहते तो सिपाही के तौर पे ही काम करें। और उसमें बोला जाता है कि 1800 में से 900 सैनिकों को घर भेज दिया गया था। ठीक है, अब चंद्रशेखर गढ़वाली भाई देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट थी भैया, पहाड़ का बंदा था। पहाड़ का बंदा देखिए मर जाएगा लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट कभी खत्म नहीं होने देगा। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, आज तो पहाड़ के लोग, आप समझ ही रहे, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, पहाड़ के लोग कुछ चंद पैसों के लिए अपनी जमीनें बेचते हैं, अपनी संस्कृति को खत्म कर दिया है। बोलना नहीं चाहिए मुझे, मैं खुद पहाड़ से हूँ, लेकिन ये सच्चाई है, कटु होती है सच्चाई, मुझे बहुत दुख होता है, बुरा लगता है। और उस समय के जो पहाड़ी थे, रियल पहाड़ी थे। चंद्रशेखर गढ़वाली ने बोला भैया तुम्हारी 2 कौड़ी की नौकरी करूंगा मैं, हवलदार से एक तो सिपाही बना रहे हो, नहीं करनी मुझे नौकरी। ठीक है, लेकिन उस समय जो इनका कमांडर था उसने चंद्रशेखर भंडारी जी को समझाया और बोला कि आप थोड़े दिन छुट्टी होकर आओ। ठीक है, तो यहीं से देखिए आपका चंद्रशेखर भंडारी के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा भाव शुरू हो गया था। यानी कि बोला यार ये अंग्रेज जो है ये तो बड़े बेकार हैं, बड़े बुरे हैं, ये तो मतलबी इंसान है। ठीक है, जैसे मतलब निकल गया तो इन्होंने तो हमको डिमोशन कर दिया इन्होंने, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में लोग चाहिए थे तो उसमें प्रमोशन फटाफट कर रहे थे ताकि लोग आएंगे जुड़ेंगे इनकी सेना में। अब इन्होंने डिमोशन कर दिया और उसके साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया, छटनी भी कर दी, बहुत से लोगों को घर बैठा दिया। अब उस समय कई सैनिकों ने तो किया, क्योंकि गांव में आकर कुली बेगार की एक कुप्रथा भी चल रही थी। अब गांव में आके कुली बेगार कुप्रथा का हिस्सा बनने से अच्छा तो सिपाही बन के जो उसमें जितनी भी तनख्वाह मिली थी, ठीक है, वो करना इनको उचित लगा। उस समय हमारे भारतीय सैनिकों को 16 रुपए के आसपास तनख्वाह मिलती थी, जबकि अंग्रेजी सैनिक को 90 रुपए तनख्वाह मिलती थी। अब चंद्रशेखर गढ़वाली के मन में यह भी द्वेष था, गोरे सैनिक को 90 रुपए, हमारे सैनिक को 16 रुपए, उसके अलावा हमारे सैनिकों का डिमोशन, गोरे सैनिकों का प्रमोशन। यहीं से अंग्रेजों के प्रति घृणा भाव शुरू हो गया। इसी बीच में 1919 का जो हमारा वर्ष है बहुत ही काला इतिहास वर्ष माना जाता है, क्योंकि जलियांवाला की घटना हो गई। अब जलियांवाला की घटना हुई तो चंद्रशेखर भंडारी को भी बुरा लग गया, बोला यार हमारे देश में रखे हमारे लोगों को ही मार रहे हैं। तो जलियांवाला घटना से इनका मन बहुत दुखी हो गया। और मैंने आपको बोला जब इनके कमांडर ने, इसी टाइम पे इनके कमांडर ने बोला कि चंद्रशेखर भंडारी आप रिजाइन मत करो, आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना, आप कुछ दिन के लिए घर जाओ। तो उस समय तक गांधी जी काफी पॉपुलर हो चुके थे। तो 1919 में जलियांवाला घटना के बाद जब ये छुट्टी आए, तो छुट्टी आने के बाद इन्होंने गांधी जी से मुलाकात करने का सोचा। बोला कि मैं घर में जाके गांधी जी से मिलता हूँ। ठीक है, तो गांधी जी से मुलाकात करने के लिए जगाधरी नामक प्लेस पे पहुंच गए। जगाधरी वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है, यही देहरादून हरियाणा के बॉर्डर पे पड़ता है ये जगाधरी, आपने सुना होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पर गांधी जी से तो मुलाकात नहीं होती इनकी, यहाँ पर चंद्रशेखर गढ़वाली जी की मुलाकात होती है किससे, मोतीलाल नेहरू जी से। मोतीलाल नेहरू यानी कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के पिता। मोतीलाल नेहरू जी से हमारे चंद्रशेखर भंडारी बोलते हैं यार भाई मुझे भी जो गांधी पलटन है उसमें शामिल कर लो। लेकिन मोतीलाल नेहरू ने इनको समझाया, बोला कि तुम अभी सैनिक हो, बिना रिजाइन किए तुम गांधी पलटन में शामिल नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो आपको या तो वहां रिजाइन देना होगा। अब देखिए ये घटना हुई थी, इसके बाद चंद्रशेखर भंडारी जी जो थे, चंद्रशेखर भंडारी जी वापस लैंसडाउन को आ जाते हैं। ठीक है, वापस जब ये लैंसडाउन में आते हैं तो लैंसडाउन में आके एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है। उस समय लैंसडाउन के आसपास वर्ष चल रहा था 1925 का, और 1925 के आसपास लैंसडाउन में आर्य समाज का प्रभाव देखने को मिल रहा था काफी ज्यादा। तो आर्य समाज, और आर्य समाजी एक थे उसमें बहुत पॉपुलर नाम था टेकचंद वर्मा। टेकचंद वर्मा, तो टेकचंद वर्मा जी के सानिध्य में आ गए चंद्रशेखर गढ़वाली जी। और टेकचंद वर्मा जी के सानिध्य में जैसे आए चंद्रशेखर भंडारी जी, इन्होंने एक किताब पढ़ी थी सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब पढ़ी इन्होंने, जो कि आर्य समाज से संबंधित है। तो सत्यार्थ प्रकाश जिसके राइटर आपके दयानंद सरस्वती जी, तो जैसे ही इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तो ये आर्य समाज की तरफ झुक गए। और क्योंकि फौजी थे, फौजी का देखिए मीट डे होता है वहां पे, तो इन्होंने बोला जाता है कि उसमें आर्य समाज की जो भी नियम कानून थे और आर्य समाज की पुस्तक को पढ़कर ये शाकाहारी भोजन अपनाने लगे, यानी कि मांसाहार को इन्होंने छोड़ दिया था। और इसके बाद 2 साल बाद एक महत्वपूर्ण घटना और घटती है। 1927 में देखिए लैंसडाउन छावनी में आगमन होता है किसका, भजन सिंह का। भजन सिंह, ठीक है, भजन सिंह। तो भजन सिंह को हम जानते हैं किसके नाम से, ये जाने जाते हैं उत्तराखंड में अगर गढ़वाली साहित्य की हम बात करते हैं ना तो सिंह काल आता है। गढ़वाली साहित्य को 5 भागों में हम विभाजित करते हैं, उसमें से एक जो काल है सिंह काल है। तो सिंह काल की शुरुआत हुई थी भजन सिंह की रचना सिंहनाद से। सिंहनाद इनकी जो रचना थी बहुत पॉपुलर हो चुकी थी उस समय, और चंद्रशेखर गढ़वाली जी भी इससे अछूते नहीं थे। तो 1927 में जब बतौर एक मिलिट्री क्लर्क के रूप में भजन सिंह की पोस्टिंग हुई लैंसडाउन में, तो इन दोनों की मुलाकात होती है। और यहीं पर चंद्रशेखर
गढ़वाली के मन में देश प्रेम का जो बीज था वो अंकुरित हो चुका था अभी तक। ठीक है। अब यहीं पर क्या हुआ कि भजन सिंह ने इनको बहुत सी ऐसी पत्रिकाएं दी, मैगजीन दी, और काफी ज्यादा गुप्त सभाएं होने लगी। ये लोग समझ गए कि अंग्रेज जो है हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे फौजियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार है, उसके अलावा देश की प्रजा के साथ अपने हित के लिए हमारे लोगों को मरवा देते हैं, गोली चलवा देते हैं। तो कई ऐसी चीजें उसमें समझ में आई थी चंद्र सिंह भंडारी जी को यहाँ पे। यानी कि भजन सिंह के सानिध्य में जाकर बहुत सी चीजें इन्होंने सीखी, समझी उसमें, और फाइनली देश प्रेम के प्रति समर्पित होने का जो भाव था इनके अंदर पनप चुका था। और जल्दी ही अब एक समय आएगा जहां पर ये आपका शो भी करेंगे इसको। इसके बाद देखिए आपका गांधी जी से मुलाकात के पहले देखिए 1927 में मैंने बोला इन दोनों की मुलाकात हुई। 1929 में दोनों का ट्रांसफर हो गया लैंसडाउन से। किन दोनों का? भजन सिंह जी का भी और चंद्र सिंह भंडारी जी का भी। लैंसडाउन से इनका ट्रांसफर हुआ, भजन सिंह जी को भेज दिया गया वजीरिस्तान, और चंद्र सिंह भंडारी जी को भेज दिया गया खैबर दर्रे वाला जो हिस्सा है हमारा, यानी कि जो आज भी देखते हैं खैबर दर्रे, जहां से भारत में इन्वेट किया था बहुत से आक्रमणकारियों ने। और पुरानी हिस्ट्री में भी हम देखते हैं कि खैबर दर्रे से होकर ही जो आर्य थे वो भारत में आए थे, है ना। आर्यों का भारत में जो आगमन हुआ था खैबर पास से ही हुआ था। तो इस खैबर पास के आसपास का जो एरिया था यहाँ इनकी पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है। लेकिन खैबर प्रांत में ज्यादा समय नहीं रहे, और 1929 के प्रारंभिक मंथ में यहाँ पे इनका ट्रांसफर हुआ, लेकिन 1-2 महीने बाद ही इनका वापस ट्रांसफर हो गया पेशावर। 1929 में ही पेशावर आ गई है। ठीक है। तो पेशावर वर्तमान जो पाकिस्तान में है, उस समय भारत का ही हिस्सा था। तो यहीं पर ये घटना घटित होगी आगे जो हम पढ़ेंगे। तो पेशावर में जैसे ही ये आए, तो इसी बीच, क्योंकि देखिए लंबा समय हो गया था इनको 27 से 29 तक छुट्टी नहीं ली थी, तो पेशावर आने के बाद फिर से इन्होंने छुट्टी ली घर जाने के लिए। ठीक है। वर्ष चल रहा है 1929। अब 1929 के वर्ष को याद कीजिए, क्यों महत्वपूर्ण है उत्तराखंड इतिहास के दृष्टिकोण से। 1929 में देखिए गांधी जी की क्या हुई थी? कुमाऊं यात्रा। गांधी जी की कुमाऊं यात्रा। कई इतिहासकार बोलते कि गांधी जी से इनकी पहली मुलाकात वर्धा में हुई थी, वो दूसरी मुलाकात थी। गांधी जी से पहली मुलाकात चंद्र सिंह गढ़वाली जी की कुमाऊं यात्रा के दौरान ही हुई थी। गांधी जी की जो कुमाऊं यात्रा थी, गांधी जी की कुमाऊं यात्रा, इस पे मैंने स्पेशल फैक्ट क्लासेस में आपको 4-5 वीडियो दिए हैं। जितनी बार उत्तराखंड की गांधी जी ने यात्राएं की थी, क्यों की थी, क्या चीजें हुई थी, वो पढ़ना आप ध्यान से। तो गांधी जी की जो कुमाऊं यात्रा हुई थी 14 जून 1929 से लेकर ये आपका कब तक हुई थी? 4 जुलाई 1929। ठीक है। 4 जुलाई 1929। और इसी बीच, स्वाभाविक है, इसी बीच चंद्र सिंह भंडारी जी भी छुट्टी घर आए होंगे, और एक सेशन के दौरान, यानी कि एक जगह पे सभा हो रही थी, और वहां पर हैट लगाकर चंद्र सिंह भंडारी पहुंच जाते हैं। ठीक है। और संभवत ये डेट थी 22 जून 1929 की। 22 जून 1929 की एक डेट थी। जगह थी बागेश्वर में विक्टर मोहन जोशी के द्वारा स्वराज भवन का शिलान्यास जो किया जाना था गांधी के कर कमलों से। तो फाउंडर थे विक्टर मोहन जोशी, और शिलान्यास किसने किया? गांधी जी ने किया। तो 22 जून को बोला जाता है कि गांधी जी गरुड़ आदि क्षेत्र से होते हुए कौसानी से आगे बढ़े थे, तो जो भी बीच में एरियाज आए वहां सभाएं करते हुए बागेश्वर तक पहुंचे थे। ठीक है। और यहीं पर हमारा मुलाकात होती है चंद्र सिंह भंडारी जी के किससे? महात्मा गांधी जी से। ठीक है। तो गांधी जी से मुलाकात यहीं पे हुई, और यहीं पर देखिए सबसे पहले गांधी जी से जब मुलाकात हुई तो गांधी जी ने बोला कि यह जो आदमी है मुझे डराने को हैट पहन के आया है। गांधी ने जैसे ही चंद्र सिंह भंडारी को देखा, गांधी जी से मिलने की दिली इच्छा थी चंद्र सिंह भंडारी की, क्योंकि जान चुके थे चंद्र सिंह भंडारी जी गांधी जी का जो इंटेंशन है वो सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलकर देश को स्वाधीनता दिलाना है। और गांधी जी की जो लोकप्रियता थी उसमें बहुत बड़े एक लीडर के तौर पे गांधी जी उभर चुके थे। खासकर जो अगला वर्ष आएगा उसमें आप गांधी जी को और ज्यादा निकट पाएंगे। तो गांधी जी से जब इनकी मुलाकात होती है तो गांधी जी ने बोला चंद्र सिंह भंडारी को देखकर कि ये आदमी मुझे डराने को आया, तभी हैट पहन के आया है सेना का। तो चंद्र सिंह भंडारी जो थे उन्होंने भी चुटकी ली, बहुत व्यंग में उन्होंने बोला कि अगर ये बूढ़ा मुझे सफेद टोपी पहना दे तो मैं इस हैट को फेंक दूंगा। ठीक है। सामने ही बोला उन्होंने गांधी जी के, गांधी जी भी नहीं बोला, उन्होंने बोला अगर ये बूढ़ा मुझे सफेद टोपी पहना दे खद्दर की तो मैं इस हैट को यहीं पे फेंक दूंगा। ठीक है। डायरेक्ट बोलते थे, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था चंद्र सिंह गढ़वाली जी का। तो यहीं पर देखिए आपका गांधी जी ने फिर चंद्र सिंह भंडारी जी को खद्दर की टोपी पहनाई, और यहीं पर चंद्र सिंह भंडारी जी ने स्टेटमेंट दी थी, मैं इस टोपी की कीमत चुकाऊंगा। ठीक है। मैं इस टोपी की कीमत अवश्य चुकाऊंगा, ऐसा गांधी जी से कहा किसने? चंद्र सिंह भंडारी जी ने।
ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है जब इन दोनों की मुलाकात हुई थी। और यहीं से देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको पता ही है गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, नमक बना के कानून तोड़ेंगे। और जो हमारा पेशावर की जो उसमें बैरक थी, छावनी थी, वहां पर भी जितने गढ़वाली सैनिक थे उनके बीच में हमारा चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने नमक लाकर बाजार से इस प्रतीकात्मक तौर पे इस नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, जो भी कमांडर वगैरह उनसे छुपते छुपाते। तो ये सब बातें हम जानेंगे, अगला जो सेशन आएगा उसमें हम देखेंगे। तो यहां तक आप समझ गए ना कि मैं इस टॉपिक की कीमत चुकाऊंगा, क्यों कहा था गढ़वाली जी ने गांधी जी से। तो अगली वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे गढ़वाली जी ने इस टॉपिक की कीमत चुकाई। और जब गांधी जी से दोबारा मुलाकात होगी चंद्र सिंह भंडारी जी की वर्धा में, तो वहां पर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की दयनीय स्थिति हो जाती है। और इस दयनीय स्थिति को देखकर गांधी जी बोलते हैं, यदि मुझे एक और चंद्र सिंह मिलता तो भारत कब का आजाद हो जाता। कई बच्चे ये सोचते हैं कि जब पेशावर घटना हुई थी उसके बाद गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दी थी, लेकिन नहीं, गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दी थी 1941 के आसपास। इन सभी बातों का उल्लेख करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट और महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि वहां से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लाइक अब हम देखेंगे 1930 में जो पेशावर की घटना हुई थी, क्या उसकी पृष्ठभूमि थी, किस प्रकार से चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने उस पेशावर घटना में या पेशावर कांड के नायक के तौर पर उभरे। बहुत मजा आपको आने वाला है। उसके बाद कैसे उनको काला पानी की सजा होगी, कितने सैनिक उसमें बर्खास्त हुए थे, कितनों का कोर्ट मार्शल हुआ था, किसने इनका मुकदमा लड़ा, गांधी जी से फिर वर्धा में मिलेंगे। उसके बाद का जीवन क्या है, भारत की आजादी के बाद इनका क्या हुआ, कैसे इनकी पत्नी भगीरथी देवी का निधन हुआ और किस प्रकार से ये भी पंचतत्व में विलीन हो गए। इन सभी बातों का उल्लेख होगा नेक्स्ट भाग में। और अगले पार्ट को आप लोग अवश्य देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाकी मिलेंगे जल्दी। हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। जय हिंद, जय देवभूमि।